Hello kids, I'm Nancy Panchal, your educator and mentor on YouTube. आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर बायोलॉजी में आता है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नाउ फर्स्ट सेल्स। अब सेल क्या है? जो बॉडी का बेसिक लिविंग यूनिट होता है उसे सेल कहते हैं, जो स्मॉलेस्ट होता है। ये माइक्रोस्कोपिक ही होता है। नाउ सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की। उन्होंने कॉक सेल को ऑब्जर्व किया था। उन्होंने कॉक सेल को जब माइक्रोस्कोप में रखा, वैसे माइक्रोस्कोप नहीं थे उस टाइम पे, टू बी क्लियर, बट उन्होंने जब उसको उन्होंने जब उसको जूम आउट किया तो उन्होंने देखा कि वहां पे कॉक सेल में बहुत सारे एम्प्टी बॉक्सेस दिख रहे थे। अब इन्होंने ये एम्प्टी बॉक्सेस को एक कार्टन या फिर कैरेट समझ लिया। हम जो कैरेट होता है जिसमें सामान लाते हैं उसको वो लोग सेल कहते थे। दैट्स व्हाई उन्होंने ये टर्म सेल रख दिया। नाउ व्हाट इज सेल थियरी? अब सेल थियरी, अब सेल होगा तो उसकी कोई थियरी तो होगी। तो श्वान, थियोडोर श्वान एंड मैथियस स्क्लीडिंग, इन दोनों ने मिलकर सेल थियरी प्रपोज की। उन्होंने कहा कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब 1839 में इन दोनों ने मिलकर कहा कि जो भी चीज जिंदा है वो सब सेल से बनी है। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो उनका पता नहीं, बट जो भी लिविंग थिंग्स है वो सब सेल से बनी। बट इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन रुडोल्फ वर्चो ने किया 1855 में। उन्होंने एक टर्म दिया ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब हर सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से अराइज होता है। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हर लिविंग थिंग सेल में से बनी है। इसका एक रीजन था, क्योंकि सेल्स ऐसे ही जनरेट नहीं होते। हर सेल पहले जो सेल्स थे उसमें से डिवाइड होके बनते हैं। सेल्स का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, उनकी मदर सेल कंपलसरी होगी। नाउ मतलब सेल थियरी के कुछ प्रिंसिपल्स थे। वो थे all living things are made up of cells, smallest living unit of structure and function of all organisms is the cell, all cells arising from pre-existing cells। मतलब हर एक लिविंग थिंग सेल से बनी है। सेल बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट है और हर एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना होता है। ये सेल की साइज है बट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स व्हाई हम स्किप करेंगे इसको। नाउ हर एक सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सब सेल की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एक सेल के पास एक सराउंडिंग मेम्ब्रेन होगी। हर एक सेल के पास प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म मतलब लिविंग फ्लूइड। जो सेल के अंदर जो लिविंग थिंग होती है, जो थिक फ्लूइड होता है, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ऑर्गेनल्स, जो फंक्शन मतलब जो स्ट्रक्चर सेल के अंदर के सेल की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, मतलब उसके काम में हेल्प करते हैं, उसको ऑर्गेनल कहते हैं। और डीएनए और कंट्रोल सेंटर, ये सारे सेल के बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अब जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। नाउ अब सेल के दो टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल बेसिक सेल है, मतलब सिंपल सेल जो स्टार्टिंग में हुआ करता था। अब यूकैरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स सेल है, मतलब ज्यादा फंक्शनिंग वाला, हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए जो था वो। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल जो फर्स्ट सेल होता है अर्थ में, मतलब जो स्टार्टिंग में बना, फर्स्ट सेल मतलब फर्स्ट सेल तो नहीं होगा, बट जो अर्थ के स्टार्टिंग में ओरिजिनेट होते हैं तब वो सिंपल सेल हुआ करते थे। वो सिंपल सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें डीएनए है, राइबोसोम्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, कैप्सूल, बेसल बॉडी, फ्लैजेलम। फ्लैजेलम मूवमेंट में हेल्प करता है। ये सेल टाइप सिर्फ बैक्टीरिया एंड आर्कीज में मिलती थी। इन सेल की खासियत थी कि इनका न्यूक्लियस था, उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं थी। इनफैक्ट इनका न्यूक्लियस ही नहीं था, इनके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते थे, जहाँ पे डीएनए कंसंट्रेटेड होता था। इनमें जो ऑर्गेनल्स थे उनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं थी। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामोशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये सारे एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल्स के। नाउ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल मतलब कॉम्प्लेक्स सेल। इसमें बस उसका उल्टा, इसमें न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनल्स के पास भी मेम्ब्रेन है। इसमें फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल सेल इंक्लूड होते हैं। ये दोनों सेल हैं। इसमें न्यूक्लियोइड कहते हैं और इसमें न्यूक्लियस कहते हैं, एंड बाकी सब कॉमन है। सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसमें ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन होती है। ऑर्गेनल्स मतलब जो सेल की फंक्शनिंग में काम करे। नाउ द यूनिवर्स इनसाइड आवर सेल्स। Zoom into your own body to see the different cells that you make up your heart, brain and bones.
This trillions building block of cells are communicating with each other every moment of our lives. As the house is made by bricks. अब हम अपनी बॉडी को जूम करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनी है। हमारे हार्ट के अलग सेल है, ब्रेन के अलग सेल एंड बोन्स के अलग सेल है। अब ये जो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारी बॉडी की, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में हमेशा रहते हैं। अगर हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन सेल आए तो हमारे बॉडी के खुद के सेल तुरंत पहचान लेंगे और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके उसको मार देंगे। मतलब हर सेल हमारा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है। जैसे कि हाउस ब्रिक्स से बनी हो, वैसे ही हमारी बॉडी बेसिक्स हमारी बॉडी में भी सेल ऐसे ही अरेंज्ड होते हैं। ये एनिमल सेल का डायग्राम है, एनी प्लांट सेल। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस है। प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है एंड एनिमल सेल में बहुत छोटा सा होता है या फिर एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल की बहुत जरूरत पड़ती है क्योंकि प्लांट सेल मूव नहीं कर पाता। दैट्स वाई उसको डाइजेशन के लिए एक प्लेस चाहिए जहाँ से वो वेस्ट निकाल सके या फिर कुछ भी कर सके, क्योंकि हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स दिए हैं। प्लांट में ऐसा कोई पार्ट नहीं है कि वो अपना वेस्ट रिमूव कर पाए। तो ये सारे पार्ट्स हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेल के पार्ट्स, ये ऑर्गेनल्स है जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। फर्स्ट न्यूक्लियर एनवलप, सेकंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड गोल्जी बॉडी, फोर्थ सेंट्रियोल्स, फिफ्थ माइटोकॉन्ड्रियन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Now cell organelles. What are cell organelles? Now cell organelles. The cellular components are called the cell organelles. These cell organelles are membrane bound, present within the cells, and are distinct in their structures and functions. They coordinate with their functions efficiently for normal functioning of the cell. There are various organelles present in the cell and are classified into three categories based on the presence or absence of the membrane. मतलब सेल्यूलर कंपोनेंट जो होते हैं उनको ही सेल ऑर्गेनल कहते हैं। जो कंपोनेंट सेल में होते हैं उनको सेल्यूलर कंपोनेंट कहते हैं। अब ये सेल्यूलर ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ये सेल के अंदर होते हैं और इनका स्ट्रक्चर बहुत डिस्टिंक्ट मतलब एक दूसरे से बहुत अलग और सबका फंक्शन भी अलग होता है। नाउ ये सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और फंक्शनिंग करते हैं ताकि वो हमारी बॉडी को एकदम एफिशिएंटली चला पाए, मतलब कोई टेंशन के बिना। नाउ हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनल्स हैं और हर एक ऑर्गेनल को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन है। मतलब ये तीन टाइप की मेम्ब्रेन होती है। एक ऑर्गेनल विदाउट मेम्ब्रेन, एक में सिंगल मेम्ब्रेन, दूसरे में डबल मेम्ब्रेन। नाउ फर्स्ट जो मेम्ब्रेन लेस है उसमें ऑर्गेनल्स फॉल करते हैं सेल वॉल, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, साइटोस्केलेटन। इन सब में मेम्ब्रेन नहीं होती। अब आप पूछोगे ये सब क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। नाउ सिंगल मेम्ब्रेन, इसमें वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी एपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सिंगल मेम्ब्रेन है एंड ये सब यूकैरियोटिक सेल्स में ही होते हैं। नाउ डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये सब भी सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। एंड अच्छी बात ये है कि 12th तक सिर्फ दो ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो गए, वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये सब सेल ऑर्गेनल्स अगर आपको देखने हो तो इंडिविजुअली। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने कहा था कि सराउंडिंग मेम्ब्रेन होती है एक सेल के अराउंड, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं मतलब कोई चीज तो एक्सचेंज होती होगी उसमें से। अब ये एक्सचेंज कैसे होता है सेल के क्रॉस, मूवमेंट कैसे होगा? तो फ्यू मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, जैसे कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ऑक्सीजन है। ये सब मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं, इनको एनर्जी नहीं चाहिए मूवमेंट के लिए। बट कुछ होते हैं जिनको एनर्जी चाहिए होती है एंड कुछ को हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये फैसिलिटी क्या है? ये फैसिलिटी कैरियर प्रोटीन्स है। कैरियर प्रोटीन्स कुछ और मॉलिक्यूल्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो मूव कर सके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस। नाउ अब कैरियर प्रोटीन कहाँ होते हैं और क्या होते हैं? नाउ प्रोटीन्स एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर। अब कैरियर प्रोटीन्स की लोकेशन लिपिड बाइलेयर के बीच में होती है। अब लिपिड बाइलेयर क्या है?
एक मॉडल था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें लिपिड का फ्लूइड नेचर दिखाया है। ये है लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड का फर्स्ट लेयर एंड ये लिपिड का सेकंड लेयर, दैट्स व्हाई लिपिड बाइलेयर। ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के अक्रॉस मूव करना चाहते हैं, बट ये लिक्विड लिपिड में से पास होने चाहिए। सपोज ये गैसेस है एंड वाटर है, ये इजीली पास हो जाती है, अनचार्ज मॉलिक्यूल्स है। ये लिपिड सॉल्युबल है, अब लिपिड में से सॉल्युबल होगा लिपिड में, तो फिर उसको एनर्जी नहीं चाहिए होगी, वो भी फ्रीली पास करता है। ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है, इसलिए लिपिड में, अब लिपिड मतलब चलो घी है, अब घी और पानी तो मिक्स होने से रहा, दैट्स व्हाई वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लिपिड में से पास कैसे हो सकते हैं, दैट्स व्हाई वो लोग पास नहीं हो पाते। अगर कुछ लोगों को जो बहुत सोचते हैं उनको वैसे लगा होगा कि वाटर कैसे पास होगा, फिर अगर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस पास नहीं होते तो वाटर कैसे पास होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे कि वाटर कैसे पास होता है। बट वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को पास होने के लिए एनर्जी चाहिए, और आयंस को भी। हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में आयंस पढ़ा था, Na+, Cl-, K+, Ca2+, H+। तो ये बस वही आयंस हमारी बॉडी में होते हैं, उनको भी पास होने के लिए, मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए होती है। नाउ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये लिपिड बाइलेयर है और ये मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स हैं जिनको हम कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। फर्स्ट, चैनल्स और ट्रांसपोर्टर्स। अब चैनल्स एंड ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स को एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर करते हैं, जैसे अंदर तो अंदर आएगी सब मॉलिक्यूल्स एंड बाहर तो बाहर। रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर होते हैं जो सेल ये चैनल में होते हैं। अब ये रिसेप्टर कौन सी खुशी में, रिसेप्टर्स इसलिए ताकि कोई फॉरेन या फिर अननोन एजेंट सेल के अंदर ना आ जाए, क्योंकि अगर वो सेल के अंदर आ गया तो वो हमारे डीएनए को अफेक्ट कर सकता है। दैट्स व्हाई रिसेप्टर हर एक केमिकल को आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है, ताकि हमारे सेल की सेफ्टी बनी रहे। नाउ ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं सेल में, ये हर एक सेल की टाइप्स को पहचानते हैं कि ये सेल ये टाइप का है, ये सेल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। फोर्थ, एंजाइम्स। अब मेम्ब्रेन प्रोटीन में एंजाइम्स भी आती है, ये हर एक सब्सटेंस का प्रोडक्शन करती है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बहुत सारी चीजें, एंजाइम्स भी बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। आपको सिर्फ अभी टर्म्स याद रखना है, ये बेसिक पढ़ रहे हैं आप। नाउ सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग कैसे होती है। अब हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से सब पास होता है, चलो वाटर सब तो ऐसे ही पास हो गया, पर जिस चीज को एनर्जी चाहिए वो कैसे पास होगा, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब जिसमें एनर्जी नहीं चाहिए। पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, मूव ड्यू टू ग्रेडियंट, मूव टू इक्वलाइज ग्रेडियंट। अब इसमें एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है, इसमें ग्रेडियंट में मूव करेगा। मतलब अगर कहीं पे ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, यहाँ पे सपोज आपने मान लिया ज्यादा कंसंट्रेशन, यहाँ पे कम कंसंट्रेशन है, सपोज ये देखो, ये आप समझो ये यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन है, यहाँ पे कम कंसंट्रेशन है। अगर ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा तो यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो ऑटोमेटिकली कम कंसंट्रेशन के पास जाने लगेगा, मतलब इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मतलब इसमें ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, डिफरेंस किस चीज का, या फिर कंसंट्रेशन का, या फिर प्रेशर का, या फिर चार्ज का। इन चीजों में अगर डिफरेंस हो तो चीजें ऑटोमेटिक मूव करने लगती है। सपोज इसका एग्जांपल हम देखेंगे कि अगर हमने एक रूम के एक साइड में परफ्यूम डाला, तो एक साइड में परफ्यूम के ज्यादा पार्टिकल्स हो गए, दूसरे साइड कम है, तो हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती कि हम परफ्यूम को हाथ से फैलाएं, वो ऑटोमेटिकली पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है और पूरे रूम में स्मेल आने लगती है। इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मूव टू इक्वलाइज ग्रेडियंट, अब वो कब तक मूव करेगा, उसकी मूव की भी कोई लिमिट होनी चाहिए, नहीं तो फिर दो एक साइड से पूरा खाली हो जाएगा। तो इसकी मूव की लिमिट है कि जब तक पूरा कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता, तब तक ये मूव करेगा। मूव कहाँ से कहाँ करेगा, हाई टू लो, ऑलवेज हाई टू लो पैसिव में। ना टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट की भी टाइप्स होती है। फर्स्ट टाइप डिफ्यूजन,
सेकेंड ऑस्मोसिस, थर्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हमने अपने पार्टिकल्स पढ़े थे, वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। उसमें वो सब पैसिव ट्रांसपोर्ट में से थे। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी कौन सा, ये हम अभी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजन, मॉलिक्यूल्स मूव टू इक्वलाइज कंसंट्रेशन। अब डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स एयर में ऑटोमेटिक ट्रांसफर होने लगते हैं, एयर में या फिर वाटर में कहीं में भी ट्रांसफर होने लगते हैं। सपोज हमने एक शुगर का लंप डाला, तो थोड़े टाइम बाद ये लंप मतलब छूट जाएगा, टूट जाएगा और फैलने लगेगा पानी में। फर्स्ट तो यहाँ पे ये यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेटेड है, देन यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा एंड इक्वली कंसंट्रेट हो जाएगा। इसको डिफ्यूजन कहते हैं। ऑस्मोसिस, ये डिफ्यूजन का एक स्पेशल फॉर्म है। इसमें फ्लूइड फ्लो करता है लोअर सॉल्यूट से हायर सॉल्यूट में। इसमें मूवमेंट वाटर का ज्यादा होता है, अंदर भी और बाहर भी। नाउ सॉल्यूशन डिफरेंसेस एंड सेल्स। अब ये हमने ये तो पढ़ा है कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन के टाइप होते हैं, वो वाला नहीं हेट्रोजेनियस होमोजेनस। यहाँ पे एक अलग टाइप है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। मैंने आपको शायद याद करने के लिए बोला हूँ कि हाइपो मीन्स कम, आइसो मीन्स इक्वल एंड हाइपर मीन्स ज्यादा। अब हाइपो, हाइपर एंड आइसो में फर्क क्या है? हाइपोटोनिक मतलब सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट सेल के अंदर ज्यादा है बाहर से। सेल के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है मतलब जो आउटसाइड हमने जो लिक्विड रखा है उसमें सॉल्यूट कम होगा, ऑब्वियस है। अगर मतलब बाहर के लिक्विड में सॉल्यूट कम है तो इसको हाइपोटोनिक कहेंगे। मतलब हाइपोटोनिक मतलब सॉल्यूट कम है। आप सॉल्यूट कम, आप सॉल्यूट बाहर कम है एंड अंदर ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी चीज है सॉल्यूट पार्टिकल्स अंदर ज्यादा है। अंदर अब हाइयर कंसंट्रेशन है तो सॉल्यूट पार्टिकल्स अंदर से बाहर आने लगेंगे। मतलब पानी अंदर जाएगा और सॉल्यूट बाहर आएगा, मतलब सेल फूलेगा, सॉल्यूट बाहर आएगा, पानी अंदर। अगर हम कोई भी चीज को पानी से भर देंगे तो वो फूल जाएगी ना, और वो फूलने की वजह से स्वेल होने लगेगा। आइसोटोनिक में अंदर और बाहर दोनों में सॉल्यूट सेम होते हैं एंड हाइपरटोनिक में बाहर ज्यादा सॉल्यूट होता है और अंदर कम। अंदर कम सॉल्यूट होगा मतलब अंदर ज्यादा पानी होगा, अंदर ज्यादा पानी है तो पानी अंदर से बाहर आ जाएगा, पानी अंदर से बाहर आएगा तो शेल श्रिंक होगा मतलब छोटा होगा। तो ये डिफरेंस है, ये हमें याद रखना हमेशा। हाइपो मीन्स पानी ज्यादा, हाइपर मीन्स सोल्यूट ज्यादा। ना ये रहा जो मैंने कहा, ये नॉर्मल सेल है। अगर हाइपोटोनिक करेंगे हम तो वाटर अंदर होगा, वाटर की मूवमेंट अंदर होगी मतलब सेल फूलेगा। अब सेल ज्यादा फूल गया तो फट सकता है एंड इसमें पानी बाहर जा रहा है इसलिए सेल श्रिंक हो गया। तो ये डायग्राम से आप याद रख सकते हैं कि मतलब कैसे याद रखना है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अब हमने ऑस्मोसिस पढ़ लिया, डिफ्यूजन पढ़ लिया। व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? यहाँ पे डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब मेम्ब्रेन चीजें पास तो कर लेगी और वो भी एनर्जी के बिना, बट यहाँ पे अपना कोई दोस्त चाहिए। सपोज हमने सुन लिया कि डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन में आपका, हाँ आप खुद इतने बहादुर हो कि आप ऐसे से यहाँ से यहाँ से यहाँ जाओगे बराबर, बट अगर आप इतने बहादुर नहीं हो तो आपका कोई दोस्त होना चाहिए जो बहादुर है, जो आपको फ्री में ले जाएगा। अगर आप कमजोर हो तो आपको कोई तो चाहिए हेल्प करने के लिए। अब अगर वो आपका दोस्त होगा तो वो आपसे पैसे नहीं लेगा। बस सेम वही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें पार्टिकल्स के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो लिपिड मेम्ब्रेन क्रॉस कर पाए, बट इनके पास पैसे भी तो नहीं है, तो इनके पास एक प्रोटीन्स होते हैं, उनका दोस्त थे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इनकी हेल्प करते हैं ताकि वो पास हो सके मेम्ब्रेन में से इजीली। तो differentially permeable membrane. Channels are specific, help molecule or ion to live or enter the cell. Channels usually are transport proteins. No energy is used. यहाँ पे एनर्जी यूज नहीं होती। यहाँ पे डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कुछ कुछ के लिए परमिएबल और कुछ के लिए इम्परमिएबल। यहाँ पे चैनल होती है जो मॉलिक्यूल्स को पास होने में मदद करती है। ये चैनल को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहते हैं।
ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की एक कैटेगरी होती है एक्वापोरिन। एक्वापोरिन मतलब वाटर, वाटर को जो ट्रांसपोर्ट करने की हेल्प करे। नाउ इससे प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, इसकी प्रोसेस कैसे होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटीन्स बाइंड विद मॉलिक्यूल, शेप ऑफ प्रोटीन चेंजेस एंड मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये मॉलिक्यूल्स है, ये प्रोटीन है। अब पहले तो मॉलिक्यूल और प्रोटीन एक दूसरे के साथ बाइंड करेगी। अब बाइंड कर लिया, बाइंड करने के बाद इनका शेप चेंज हो जाएगा। ये शेप चेंज होने के बाद यहाँ से इजीली पास हो पाएगी। ये यहाँ से एक बार पास हो गए तो वापस चैनल क्लोज हो जाएगी और दूसरा बाइंड करेगा मॉलिक्यूल। ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हमने पैसिव पढ़ा, फैसिलिटेटेड पढ़ा, अब बारी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। हमारे पास चलो दोस्त है, पर अब वो दोस्त हमारी मदद नहीं करेगा, हम बहुत ज्यादा सीवियर सिचुएशन में हैं। अब हमें इस सिचुएशन के लिए हमें बॉडीगार्ड चाहिए। अगर हमारे पास पैसे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाले के पास पैसे होते हैं, मॉलिक्यूल्स के पास पैसे हैं, इनके पास अब पैसे हैं, तो फिर वो दोस्त की मदद क्यों लेंगे? वो स्पेशली बॉडीगार्ड हायर करेंगे, राइट? तो इनके पास पंप होता है, ये पंप मतलब बॉडीगार्ड समझो। इनमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मतलब पैसे लगते हैं इधर से उधर जाने के लिए। अब पैसे क्यों लगते हैं? वैसे तो हम अपना दोस्त ही ले जाता अपने को, बट पैसे इसलिए लगेंगे क्योंकि हमें कंसंट्रेशन के अगेंस्ट काम करना है। हमें हायर टू लोअर में नहीं जाना, मतलब झुंड में से खाली जगह पर नहीं जाना, हमें खाली जगह से झुंड में जाना है। अब झुंड में जाने के लिए तो जगह रिक्वायर करती है ना हमको, और हमको कोई जगह क्यों देगा झुंड में? उनकी खुद की जगह फिक्स नहीं होती, फिर हमें जगह क्यों देगा? दैट्स वाई हमारे बॉडीगार्ड इंश्योर करेंगे कि हमें जगह मिले। दैट्स वाई हमें एक पंप चाहिए। ये सब मॉलिक्यूल आयन्स होते हैं, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं। सपोज ये पोटेशियम आयन है, सोडियम आयन है, ये पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप, इसमें से पास होते हैं और इसकी जगह हम एटीपी देते हैं। कभी भी यहाँ पे पैसे की बात हो या फिर अगर कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो तो हमेशा एटीपी यूज होगा। यहाँ पे ये एटीपी है, ये अपना फॉस्फोरस, एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट मींस फॉस्फोरस। ये जो एटीपी है वो अपना फॉस्फेट रिलीज कर देगा। ट्राइफेस फॉस्फेट में से डाइफॉस्फेट मतलब दो, एक फॉस्फेट कम हो जाएगा। ये फॉस्फेट मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगा। अब मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगा तो मेम्ब्रेन ओपन हो जाएगी, दैट्स व्हाई ये चीजें आराम से पास हो पाएगी। नाउ एंडोसाइटोसिस। अब साइटोसिस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एंडो और एक्सो तो बाद में देखेंगे। एंडो मींस अंदर और साइटोसिस मतलब साइटोप्लाज्म या फिर सेल। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर एंट्री लेनी है, मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द सेल। अब इसमें किस चीज की मूवमेंट होती है? इसमें लार्ज मटेरियल्स की मूवमेंट होती है, जैसे पार्टिकल्स, ऑर्गेनिज्म, लार्ज मॉलिक्यूल्स। मूवमेंट इज इनटू द सेल्स, सेल अंदर मूव करते हैं। अब इसकी टाइप क्या है? बल्क फेज एंड रिसेप्टर मीडिएटेड फेज। ये दोनों फेज है, बट आपके अगर पढ़ाई में नहीं आ रहा, इसके अभी हम नहीं पढ़ेंगे। ना इसकी प्रोसेस क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड्स द मटेरियल्स, एजेस ऑफ मेम्ब्रेन्स मेड मेम्ब्रेन फ्यूज टू फॉर्म वेसिकल्स। ये ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई थिंग है, पार्टिकल है, इसको मेम्ब्रेन सर्कल करेगी धीरे धीरे। सर्कल करने के बाद ऐसे एजेस क्लोज होने लगेगी। एजेस क्लोज होने के बाद ये पूरा सर्कल होके अंदर आ जाएगा। अभी जो सर्कल बना इसको हम वेसिकल कहते हैं, इसको हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। फेगोसाइटोसिस मतलब सेल खा रहा है चीज, और पिनोसाइटोसिस मतलब सेल पी रहा है। फेगो एंड पिनो, पिनो में हम बोलने में पीना, पानी पीते हैं, इसलिए हमको याद रह जाएगी। पिनोसाइटोसिस मतलब पानी पीना, ड्रिंकिंग। एंड फेगो मींस ईटिंग। ये दोनों में फर्क कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होते हैं और यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये एक्सोसाइटोसिस, ये एंडोसाइटोसिस का उल्टा। यहाँ पे जो अंदर के पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे मेम्ब्रेन पे आने लगते हैं, एंड मेम्ब्रेन धीरे धीरे यहाँ से स्प्लिट होने लगती है। स्प्लिट होने के बाद पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं, इसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। Vesicles move to the surface, membrane of vesicle fuses and materials are expelled. Now cell wall के difference and ये सब अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने पूरा सेल वॉल का बेसिक मतलब सेल की बाहर का मतलब सारे प्रोसेसेस सब पढ़ लिया। अब हम ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये मैं एक वन शॉट में भी ले सकती थी, बट वन शॉट में आपको याद नहीं रहेगा,
और फिर कोई मतलब नहीं, हमको याद रखनी है चीजें। तो that's all for this lecture. If you like the video, please like, share and subscribe my channel and forward it to your friends. Thank you.